अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आखिर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर कहा। भला मैं कामनी को क्यों कत्ल करता? कामनी में तो मेरी जान थी और अपनी जान को कोई कत्ल करता है? वजह भी तुम ही बताओगे, मैंने कहा। नहीं बताओगे तो मैं खुद मालूम कर लूँगा। आप जिससे मर्जी चाहे पूछ लें जी, उसने कहा। हम दोनों का प्यार सारे गांव में मशहूर है। और फिर वो कुछ सोचने लगा और फिर कहा, और फिर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं अपने घरवाली को और होने वाले बच्चे को क्यों कत्ल करूँगा? अब बरकत बड़े एतमाद से बोल रहा था और उस पर जो घबराहट तारी हो गई थी वो ख़त्म हो गई थी। उसने जो कुछ कहा था वो वज़न रखता था, लेकिन मेरे जहन में एनी शायद लड़के का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इसलिए मैं इसकी किसी दलील से मुतासिर नहीं हो सकता था। कामनी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि मकतूला का गला घोटा गया है। मेरी नज़रें उसके चेहरे और आंखों पर जमी हुई थीं और मैं अपनी बात के खफीफ से रद्द अमल को भी भांप लेने के लिए तैयार था। मैंने देखा कि बरकत के चेहरे पर परेशानी की एक लहर सी आई और गायब हो गई, यूं जैसे घूर अंधेरे में कोई जुगनू चमक कर बुझ जाता है। वो मेरी नज़रों की चुभन से बचने के लिए आंखें तेजी से झपकने लगा। इसकी गर्दन पर घूटने का निशान मौजूद है, मैंने कहा। साफ पता चलता है कि उसका गला घोंटा गया है। जब हम नहर में गिरे तो साइकिल पर बैठे हुए थे, उसने कहा। साइकिल भी हमारे साथ ही गिरी थी। हो सकता है कि साइकिल का कोई हिस्सा उसकी गर्दन पर लग गया हो और उसका निशान भी बन गया हो। उसने दलील अच्छी दी थी, लेकिन मेरे पास अभी तुरुप का पत्ता मौजूद था जिससे बाजी पलट सकती थी। मैं बरकत को जितना सीधा साधा समझ रहा था वो उसके बरक्स तेज और चलता पुर्जा साबित हो रहा था। मैं समझ गया कि ये आसानी से नहीं मानेगा। मैं उसके साथ कोई रियायत नहीं करना चाहता था। अपने तजुर्बे की वजह से मैंने देख लिया था कि वो झूठ बोल रहा है और बात करते वक्त नज़रें चुरा लेता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इकबाली बयान दे दो, मैंने इससे कहा। अगर खुद बयान दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रियायत करूंगा। अगर तुम इकबाली बयान नहीं देना चाहते तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास मौके का गवाह मौजूद है जिसने तुम्हें कामनी का गला घूटते और उसे पानी में डबोते देखा है। मैंने इसे सारा वाक़या तफसील से सुनाया कि किस तरह एक लड़के ने इत्तेफाकन इसे कत्ल करते हुए देख लिया था। फिर मैंने इससे पूछा, अब बोलो क्या कहते हो? अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वो हैरान और परेशान सा मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं उसे मज़ीद सोचने और समझने का मौका नहीं देना चाहता था। जल्दी बोलो, मैंने मेज़ पर हाथ मारकर कहा। तुमने कत्ल किया है? बोलो हाँ या ना। नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। मैंने कत्ल नहीं किया। लोग मुझे रनमुरीद कहते हैं और ये बात सच है। मैं इतनी हसीन बीवी को क्यों कत्ल करता? इसी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, यानी बजाय कत्ल। मैंने इससे बहुत से सवालात किए और घुमा फिरा कर उगलवाने की कोशिश की, लेकिन वो इसी बात पर अड़ा रहा कि मान भी लिया जाए कि इसने अपनी घरवाली को कत्ल किया है तो सवाल पैदा होता है कि इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे कत्ल करने की। वो शायद मेरी कमज़ोरी समझ गया था और इसी बात पर अड़ गया था। मैंने उसको हवालात में बंद कर दिया। अब मैंने अपने पुलिस के ख़ास ज़राए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया था। ये ख़ास ज़राए थे मुखबिर। ये मुखबिर पुलिस के बाकायदा मुलाजिम नहीं होते, बल्कि अपने अपने मफाद की खातिर और थोड़े बहुत पैसों के लालच में इलाका थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। इनमें छोटे मोटे जुर्म करने वाले होते हैं जो थानेदार से रियायत हासिल करते हैं। कभी कभार थानेदार इनके हाथ में कुछ पैसे भी थमा देते हैं। मुखबिरों की दूसरी किस्म मोअज़्ज़िज़ किस्म के लोगों की होती है, जो महज इलाका थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए और लोगों पर रोब दाब कायम रखने के लिए मुखबिरी करते हैं और इलाका थानेदार को भी खुश रखते हैं। मैंने नंबरदार समेत अपने तमाम मुखबिरों को इस काम पर लगा दिया कि वो बरकत मसीह और मकतूला कामनी के बारे में अंदर की बातें मालूम करके बताएं। देहात में किसी की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। शाम तक मुखबिरों ने मुझे खबरें पहुँचानी शुरू कर दी, लेकिन इनमें मेरे काम की कोई खबर नहीं थी। ये दिन भी यूं ही गुजर गया और मुझे कोई कामयाबी हासिल ना हुई।
मैंने यानी शायद लड़के को थाने बुलाकर एक बार फिर इससे सारा वाकया बयान करने को कहा। उसने सारा वाकया मुझे दोबारा सुना दिया। मैंने उससे पूछा कि इसे यकीन है कि बरकत मसीह नहीं अपनी घरवाली को पानी में डबो रहा था और उसका गला दबा रखा था। जनाब, वो दरख्त बिल्कुल नहर के किनारे पर है, लड़के ने कहा। वहां से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। आप खुद सोचे, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या वो नहर इतनी गहरी है कि कोई इसमें डूब जाए? मैंने लड़के से पूछा। नहीं जी, इस लड़के ने जवाब दिया। इस नहर को हम छोटी नहर कहते हैं और ये इतनी गहरी नहीं है कि कोई इसमें डूब जाए। इसमें तो छोटे छोटे लड़के भी नहाते रहते हैं। आज तक इस नहर में कोई नहीं डूबा। तुमने इनको नहर में गिरते देखा था? मैंने इससे पूछा। क्या वो वाकई बैलगाड़ी की वजह से नहर में जा गिरे थे या मर्द ने जानबूझकर साइकिल को नहर में गिराया था? मैं ठीक से नहीं बता सकता, लड़के ने कहा। बस अचानक बैलगाड़ी अंधाधुंध आई और गुजर गई। इसके साथ ही साइकिल नहर में सवारों समेत गिरती नजर आई। मैंने कुछ और बातें लड़के को पूछी और फिर उसको वापस भेज दिया। लड़के को गए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नंबरदार आ गया। वो बरकत मसीह के मुतालिक जो मालूमात लेकर आया था वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। बरकत मसीह और कामनी आपस में रिश्तेदार थे। इनकी दूर की रिश्तेदारी थी और इसी वजह से इनकी शादी हो गई थी। बरकत मसीह साथ वाले गांव के एक नामी गिरामी हकीम के दवाखाने पर सफाई और दवाइयाँ वगैरह कूटने का काम करता था। बरकत कामनी को बहुत चाहता था। उसकी वजह यह थी कि कामनी बेहद खूबसूरत थी। कामनी की खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से भी देख चुका था। वो वाकई चाहे जाने के काबिल थी। बरकत कामनी के सामने दबा दबा रहता था और उसकी जायज़ और नाजायज़ हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था। कामनी इसके साथ लड़ाई झगड़ा भी कर लेती और इसकी बेइज्जती भी कर देती थी, मगर वो फिर भी इसकी खुशामद में लगा रहता था। इसी वजह से लोग उसको रन-मुरीद और बीवी का गुलाम कहने लगे थे। नंबरदार ने यह भी बताया कि पिछले 2-3 महीनों से बरकत कुछ परेशान और गुमसुम रहने लगा था। इस दौरान में इसकी कामनी के साथ हल्की फुल्की नाराज़गी भी हुई थी, मगर फिर बरकत ने फौरन ही इसे मना लिया था। मैंने नंबरदार से कहा कि ये तो आम सी बातें हैं। मैं बरकत और कामनी के मुतालिक अंदर की बातें मालूम करना चाहता हूँ। अंदर की बातें आपको एक औरत ही बता सकती है, नंबरदार ने कहा। उसका नाम सरदारा है और दारों के नाम से मशहूर है। इसकी और कामनी की आपस में राजदारी वाली दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो गांव जाए और बरकत के साथ वाले घर में रहने वाली औरत दारू को बुला लाए। दारू के मुतालिक नंबरदार ने बताया था कि गरीब सी औरत है और बड़े घरों में कामकाज करती है। उसका खामिद गांव में मोची का काम करता है। दारू के मुतालिक ये भी पता लगा कि वो बड़ी तेज तर्रार और लड़ाका औरत है और किसी से दबने वाली नहीं है। इसकी वजह ये थी कि इसे लोगों के घरों की वो बातें भी मालूम थीं जो दूसरों से छुपाई जाती हैं। कांस्टेबल के जाने के बाद मैं नंबरदार से बातें करने लगा। इसी दौरान एक और मुखबिर आ गया। मैंने नंबरदार को फारिग कर दिया और मुखबिर को बिठा लिया। मैंने इससे रिपोर्ट ली। इस रिपोर्ट में ज़्यादातर बातें वही थीं जो मुझे नंबरदार बता चुका था। इस मुखबिर ने एक नई बात बताई जो ये थी कि बरकत को कोई बीमारी लग गई थी और वह हकीम से उसकी दवाई लेकर खा रहा था। मुखबिर को ये बात हकीम के पास काम करने वाले एक दूसरे मुलाजिम से मालूम हुई थी। इस मुलाजिम ने यह भी बताया कि बरकत इस बीमारी की वजह से बहुत परेशान नजर आता था। ये नहीं मालूम हो सका कि उसे क्या बीमारी थी। मैंने इस मुखबिर को शाबाश दी और उसे कहा कि वो ये मालूम करने की कोशिश करे कि बरकत किस बीमारी की दवा खा रहा है। मुखबिर चला गया तो थोड़ी देर बाद वो कांस्टेबल आ गया जिसे मैंने दारू को लाने के लिए गांव भेजा था। उसने बताया कि वो दारू को ले आया है, लेकिन इसका खामिद भी साथ ही आ गया है और वो बड़ा परेशान है। मैंने इससे कहा कि वो दोनों मियाँ बीवी को मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल कमरे से निकल गया तो एक औरत और मर्द अंदर आ गए। मैंने दोनों को गौर से देखा। औरत की उम्र 35 साल के लगभग होगी और वो खिलते हुए गंदमी रंग की खुश शक्ल औरत थी, जबकि मर्द की उम्र 40 साल के लगभग होगी। वो दुबले पतले जिस्म और सांवले रंग का मालिक था। मैंने एक बात नोट की कि मर्द घबराया और परेशान नजर आ रहा था, जबकि औरत पुरसुकून और पुरएतमाद लग रही थी। हम गरीबों से क्या कसूर हो गया है हुजूर? मर्द ने बाकायदा हाथ जोड़कर लरजती हुई आवाज़ में कहा। मेरी घरवाली को आपने क्यों बुलाया है?
मैंने इसे तसल्ली दी कि इसकी घरवाली से चंद बातें पूछनी हैं और इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बड़ी मुश्किलों से उसे समझा बुझाकर मैंने बाहर बिठा दिया। वो बाहर तो चला गया, लेकिन यूं जैसे जाना ना चाहता हो। इसके जाने के बाद मैंने दारू को बैठने को कहा तो वो इत्मीनान से मेरे सामने बैठ गई और सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखने लगी। मुझे पता लगा है कि कामनी के साथ तुम्हारी बड़ी दोस्ती थी, मैंने दारू से कहा। मुझे इसके मरने का बड़ा अफसोस है। मैंने तुमसे कामनी के बारे में कुछ बातें पूछनी हैं। बस जी, अल्लाह को यही मंजूर था, उसने एक आ भर कर कहा। बड़ी प्यार करने वाली थी। आप जो पूछना चाहें पूछें, जो मेरे इल्म में होगा बताऊंगी। मुझे शक है कि कामनी को कत्ल किया गया है, मैंने इंकिशाफ करने वाले अंदाज में कहा और उसके चेहरे पर अपनी बात का रद्द अमल तलाश करने लगा। वो ज़रा सी चौंकी, फिर नॉर्मल होकर कुछ सोचने लगी। मुझे उसके इस अंदाज पर हैरत हुई। मेरा ख्याल था कि वो ये बात सुनकर उछल पड़ेगी। आपका शक ठीक है, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। मुझे भी इसी बात का शक था, मगर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। दारू ने मुझे परेशान और हैरान दोनों कर दिया था। इस शक की कोई वजह भी होगी, मैंने इससे पूछा। तुम्हें ऐसा शक क्यों हुआ है? ऐसा होना ही था, दारू ने जवाब दिया। ये बड़ी लंबी बात है। मैंने दारू से कहा कि वो वक्त की फिक्र ना करे और पूरी बात सुनाए। दारू ने मुझे बड़ी ही लंबी बात सुना दी। उसने हर बात बड़ी तफसील से सुनाई थी। मैं आपको दारू का बयान गैर ज़रूरी तफसीलात हज़फ करके सुना देता हूँ। कामनी 2 भाइयों की अकलौती बहन थी और दोनों भाइयों से छोटी भी थी। इसी वजह से वो वालिदैन और भाइयों की लाडली थी। लाडली होने की वजह से वो छोटी उम्र में ही कुछ खुदसर हो गई थी। वो जवान हुई तो उसने ऐसा कद काट और रंग रूप निकाला कि हर एक की तवज्जो का मरकज बन गई। ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखने की वजह से उस पर ज़्यादा पाबंदियां भी नहीं थीं, जिसकी वजह से वो आज़ादी से घूम फिर लेती थी। कामनी हंसने मुस्कुराने वाली लाउबाली तबीयत की लड़की थी। अगर कोई कभी छिछोरा नौजवान उससे मजाक कर बैठता तो ऐसा जवाब देती कि उसे कान दबाकर भागना पड़ता। इस वजह से गांव के नौजवान उसको छेड़ने से परहेज ही करते थे। ये अलग बात है कि हर जवान के दिल में वो बसती थी। कामनी की अपनी बिरादरी में कई लड़के ऐसे थे जो उसके रिश्ते के उम्मीदवार थे, लेकिन कामनी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं था। इसकी वजह यह थी कि वो खुद गोरे रंग की थी और साफ सुथरी रहती थी और अपने लिए ऐसा ही लड़का चाहती थी। इन्हीं दिनों कामनी की गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। ये गरीब से मज़ारे का बेटा था जो बड़ा ही खूबसूरत जवान था। यहाँ मैं दारू के बयान से हटकर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस ज़माने में मर्दाना खूबसूरती का मतलब ये नहीं था कि दाढ़ी मूंछें गायब, लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल और नाजुक सा बदन, बल्कि उस ज़माने में खूबसूरती का मायार ये होता था कि कद लंबा हो, जिस्म भरा और सेहतमंद हो। कामनी जिस जवान को पसंद करने लगी थी वो ऐसा ही जवान था। उसका नाम कमाल था, मगर उसे सब कमाला कहते थे। कामनी और कमाली की चोरी छुपे मुलाकातें बढ़ते बढ़ते दीवानगी की हदों में दाखिल हो गईं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह इनका इश्क भी छुपा न रह सका और होते होते ये बात कामनी के भाइयों और माँ बाप तक जा पहुंची। उन्होंने अक्लमंदी की कि कामनी पर कोई सख्ती करने के बजाय फौरी तौर पर उसकी शादी का बंदोबस्त किया और थोड़े ही दिनों के अंदर उसकी शादी बरकत से कर दी। कमाल को जब ये इल्म हुआ तो उसने कामनी को घर से भाग निकलने के लिए कहा, लेकिन कामनी ने साफ इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि कामनी के माँ बाप और भाइयों ने उसके बड़े लाड उठाए थे और नाज नखरे भी उठाए थे। कामनी भी उनके साथ बहुत मोहब्बत करती थी और उसे ये किसी सूरत गवारा नहीं था कि उसके माँ बाप और भाइयों की बदनामी हो और वो लोगों से मुंह छुपाते फिरें। कामनी ने दारू को बताया कि उसने अपनी ख्वाहिश और मोहब्बत का गला घोंट दिया। उस रोज़ वो कमाले के सीने से लगकर इतना रोई कि कमाला परेशान हो गया कि इसे कुछ हो ना जाए। आखिर कमाले ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और वादा किया कि वो महीने में 2 दिन इससे मिलने उसके गांव आया करेगा। कामनी ने इससे कहा कि वो इससे मिलेगी तो बदनामी होगी। कमाले ने कहा कि वो आपस में बातचीत नहीं किया करेंगे, बल्कि दूर दूर से एक दूसरे को देख लिया करेंगे। कामनी बरकत के गांव आ गई और कमाला हर महीने 2 बार उसके गांव का चक्कर लगाता और वो दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देखकर अपनी दिल की प्यास बुझा लेते। और इस दौरान कामनी ने दारू को अपनी हमराज बना लिया और इसे कमाले के मुतालिक भी बता दिया। दारू ने इन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी शुरू कर दी।
इस तरह वो एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाने लगे। फिर कभी कभार मौका देखकर दारू इनकी मुलाकात भी करवा देती। यूं ये सिलसिला चलता रहा। शादी को 1 साल हो गया मगर कामनी में किसी बच्चे के आसार पैदा नहीं हुए। फिर दूसरा साल भी गुजरने लगा और कामनी की कोख में कोई कोपल न फूटी। वो बंजर जमीन की तरह बेशजर और बेसमर ही रही। वो पुराना ज़माना था। इस वक्त किसी किस्म के टेस्टों वगैरह का तसव्वुर भी नहीं था। अगर किसी औरत को बच्चा ना होता तो उसकी जिम्मेदारी औरत पर डाल दी जाती थी कि इसमें कोई नुक्स है। कोई मर्द ऐसी बात सुनना गवारा नहीं करता था कि उसमें कोई नुक्स हो सकता है। इससे मर्दों की मर्दानगी को ठेस पहुंचती थी। इधर कमाला बाकायदगी के साथ कामनी को मिलने के लिए आता रहा। अब वो दारू के जरिए मुलाकात का वक्त तय कर लेते और मुकर्ररा जगह पहुंच जाते। उन्होंने मिलने के लिए एक महफूज जगह देख ली थी और वहीं मिलते थे। ये जगह गांव के बाहर जहां खेत खत्म हो जाते थे, इससे ज़रा आगे कब्रिस्तान के पास थी। इस तरह रात को कोई नहीं आता था, बल्कि दिन में भी लोग इस तरफ से गुजरते हुए घबराते थे। उस जमाने में देहात में रफ़े हाजत के लिए घरों के अंदर लैट्रिन बनाने का रिवाज नहीं था, बल्कि आजकल भी कई देहात में अभी तक ऐसा ही है। गांव के लोग बाहर खेतों में या वीरान मकाम पर रफ़े हाजत के लिए जाते थे। ज़्यादातर औरतें रात को अंधेरा होने पर टोलियों की सूरत में रफ़े हाजत के लिए जाती थीं। खेतों में जाकर औरतें इधर उधर फैल जाती और हवाइज ज़रूरिया से फारिग होकर इकट्ठी वापस आ जाती। गांव के मर्द औरतों की सहूलत की खातिर इस वक्त खेतों की तरफ रुख नहीं करते थे। कामनी दारू के साथ रफ़े हाजत के लिए जाती थी और इसी के साथ वापस आती थी। जिस दिन कमाले ने आना होता, इस दौरान दारू कामनी को मखसूस जगह पर छोड़कर इधर उधर हो जाती थी ताकि वो दोनों आज़ादी से मिल सकें। कामनी और कमाला अक्सर जज्बाती हो जाते थे मगर एक हद के अंदर ही रहते थे। कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है। एक दिन इसी दीवानगी में वो नेकी और बदी की दरमियानी हद को पार कर गए। जब कामनी एक बार बहक गई तो अक्सर बहकने लगी। वक्त गुजरता गया और कामनी की शादी को 2 साल गुजर गए। इन्हीं दिनों कामनी को अपने अंदर कुछ नई तब्दीलियां महसूस हुई। उसने दारो को बताया और ये सुनकर बेहद खुश हुई दोनों कि कामनी माँ बनने वाली है। रात को इसका खामिद बरकत घर आया तो कामनी ने इसे ये खुशखबरी सुनाई कि वो बाप बनने वाला है। ये सुनकर बरकत ने पहले तो बड़ी खुशी का इजहार किया मगर फिर एकदम बुझ सा गया और सर झुकाकर कुछ सोचने लगा। कामनी ने कुछ ज्यादा महसूस न किया इस बात के मालूम होने के बाद कि वो बाप बनने वाला है। बरकत गुमसुम रहने लगा और इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया। कामनी इसकी इस कैफियत से बड़ी परेशान थी कि इसे क्या होता जा रहा है। आखिर तंग आकर एक दिन कामनी ने इससे इस तरह गुमसुम रहने और चिड़चिड़ापन की वजह पूछ ही ली। बरकत ने इसे जो जवाब दिया, इसे सुनकर कामनी के 14 तबक रोशन हो गए। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, बरकत ने कामनी से कहा। मैं बाप बनने के काबिल नहीं हूँ, ये बच्चा तुम्हारा ही है। कामनी ने दुख और गुस्से से कहा। तुमसे किसने कहा कि तुम बाप नहीं बन सकते? बरकत ने कामनी को बताया कि जब 1.5 साल तक उनके कोई औलाद ना हुई तो उसने हकीम साहब से बात की, जिसके पास वो दवाइयाँ कूटने और सफाई सुथराई का काम करता था। ये बड़ा सियाना हकीम था। उसने बरकत से कुछ बातें पूछी और फिर इसकी घरवाली कामनी के मुतालिक पूछा और इस नतीजे पर पहुंचा कि कामनी बिल्कुल ठीक है। जो भी नुक्स है वो बरकत में है। हकीम ने बरकत से कहा कि इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, वो इसे ऐसी दवाई देगा जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इसे लगातार 6 माह दवाई खाना होगी। मैंने अभी सिर्फ 2 माह खाई है दवा, बरकत ने कामनी से कहा, जबकि हकीम साहब ने 6 माह खाने के लिए कहा है। इतनी जल्दी तुम इस काबिल नहीं हो सकता है कि तुम 2 माह में ही ठीक हो गए हो, कामनी ने कहा। 2 माह का अरसा कम तो नहीं होता। ये सुनकर बरकत को कुछ तसल्ली हुई लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन ना हुआ। अब बरकत की ये हालत हो गई थी कि कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता और कभी कामनी के साथ लड़ने मरने पर आ जाता, मगर फिर जल्द ही कामनी की मिन्नत खुशामद करके उसे मनाने लगता। ये तमाम बातें कामनी रोजाना दारू को सुनाती और इससे मशवरा लेती थी। कामनी ने दारू से ये बात ना छुपाई कि कमाली के साथ उसकी मुलाकातें अब साफ नहीं रहीं। फिर एक दिन बरकत काम से वापस आया तो उसका मूड बेहद ख़राब था। उसने आते ही कामनी से झगड़ा शुरू कर दिया और कहा कि ये उसका बच्चा नहीं है। बरकत की ज़बानी उसे मालूम हुआ कि उसने फिर हकीम से बात की थी कि क्या ये मुमकिन है कि 2 माह की दवाई के इस्तेमाल के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हकीम ने इससे कहा
کہ یہ ناممکن ہے۔ حکیم نے بتایا کہ ابھی 3 ماہ یہ دوائی مزید استعمال کرانے کے بعد ایک خاص دوائی دینی ہے جو اگلے 3 ماہ استعمال کرنا ہوگی۔ اس دن دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہوئی۔ کامنی نے بھی برکت کو ڈٹ کر جوابات دیے اور دب کر نہ رہی۔ کامنی برکت کی بہت بڑی مجبوری بن چکی تھی اور برکت زیادہ دیر اس کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات کامنی جانتی تھی، اس لیے وہ برکت کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اس دن بھی یہی ہوا۔ حسب معمول برکت نے تھوڑی دیر بعد ہی کامنی کو منا لیا تھا۔ اس واقعے کے 2-3 روز کے بعد کی بات ہے۔ گاؤں کے باہر ایک مزار پر میلہ لگا ہوا تھا۔ یہ مزار نہر کے پار واقع قبرستان میں تھا۔ کامنی نے برکت سے کہا کہ وہ اسے میلہ دکھا لائے۔ اس دن برکت کو حکیم کی دکان سے چھٹی تھی۔ برکت اسے اپنی سائیکل پر پیچھے بٹھا کر میلہ دکھانے کے لیے لے گیا اور پھر یہ خبر آئی کہ کامنی اور برکت نہر میں گر گئے تھے اور کامنی ڈوب کر مر گئی۔ اب آپ کو معلوم ہو کیا ہوگا؟ ساری بات سنانے کے بعد دارو نے کہا کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا کہ ایسا ہونا ہی تھا۔ دارو نے میرا سارا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ میں نے اسے کمالے کا پتہ اور کچھ ضروری باتیں پوچھی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے فارغ کر دیا کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑی اس کو بلا لوں گا۔ میں نے اسی وقت ASI کو بلایا اور اسے کمالے کے متعلق پوری طرح سمجھا کر کہا کہ اس کو تھانے لے آؤ۔ میں نے ASI سے یہ بھی کہا کہ وہ آنے میں بہانے بازی یا پسو پیش کرے تو بے شک اس کی ٹھکائی کر دینا۔ میرا یہ ASI پٹھان تھا اور ملزمان پر تشدد کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، اس نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، میں اسے گھسیٹتا ہوا لے کر آؤں گا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ واقعی اسے گھسیٹتا ہوا ہی لائے گا۔ میں نے اسے اسی لیے بھیجا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ حوالات سے برکت کو لے آئے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے سوچ سمجھ کر کامنی کو قتل کیا ہے۔ میرے پاس موقع کا گواہ بھی تھا اور دارو کے بیان کی روشنی میں قتل کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ دارو بھی ایک اہم گواہ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے کمالے کا بیان بھی لینا تھا۔ میں نے ایک کام اور کرنا تھا اور وہ کام تھا برکت کا میڈیکل چیک اپ۔ اس سے میں یہ ثابت کرنا تھا مجھے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل تھا یا نہیں، یا اس نے بدکاری کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ کانسٹیبل برکت کو لے آیا تو میں نے اسے باہر جانے کو کہا۔ کانسٹیبل باہر چلا گیا تو برکت کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے اس وقت ہاتھ میں بیت کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ کرسی پر بیٹھنے لگا میں نے زور سے چھڑی میز پر ماری۔ ایک دھماکہ سا ہوا، وہ یوں اچھل کر پیچھے ہٹا جیسے کرسی میں کرنٹ آ گیا ہو اور اسے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ وہیں کھڑے رہو، میں نے سختی سے کہا۔ میں تمہاری عزت کرنا چاہتا تھا جو تمہیں راس نہیں آئی۔ اب جھوٹ بولو، تمہیں الٹا نہ لٹکاؤں تو پھر کہنا۔ اگر شرافت سے اقبالی بیان دے دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں کیوں اقبالی بیان دوں؟ برکت نے کہا۔ میں نے اپنی گھر والی کو قتل نہیں کیا اور نہ اسے قتل کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ وہ کافی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سیدھی طرح نہیں مانے گا، اس لیے میں نے اس پر سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کامنی ماں بننے والی تھی اور وہ بچہ تمہارا نہیں تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ میرا یہ سوال سن کر غیر ارادی طور پر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی جن ہوں یا جادوگر ہوں۔ وہ میری گھر والی تھی جناب، اس نے آخر مردہ سی آواز میں کہا۔ بے غیرت ہو تم، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ باپ بن سکو۔ اگر نہیں مانو گے تو میں حکیم کو بھی یہاں بلا لوں گا جس کے پاس تم کام کرتے رہے ہو اور اس کی دوائی کھا رہے ہو۔ یہ اس کی مردانگی پر بہت بڑی چوٹ تھی۔ اسے یہ احساس پہلے ہی اندر سے مار رہا تھا اور جب میں نے یہ کہا تو پھر تو وہ بالکل ہی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور یوں بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے مر گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تو اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ روکنے میں ناکام رہا تھا۔ اتنا تنومند اور قداور نوجوان بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ یہ آنسو اس کی بے بسی کا مظہر تھے۔ میں بے غیرت نہیں ہوں حضور، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، میں نے کامنی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا تھا۔ آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں۔ میں نے اس سے اقبالی بیان دینے کو کہا جو اس نے بڑی تفصیل سے لکھوا دیا۔ اس نے بڑا لمبا بیان دیا تھا۔ میں یہ بیان پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ ایک بے غیرت اور بزدل آدمی کی غیرت کس طرح جاگتی ہے۔ برکت کی شادی کامنی سے ہو گئی تھی۔
तो वो कामनी को पाकर बहुत खुश हुआ। कामनी इसकी हैसियत और तवक्को से बढ़कर हसीन थी। बरकत कामनी के सामने एहसास कमतरी का शिकार हो गया। कामनी को भी इस बात का एहसास हो गया और उसने बरकत की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। बरकत बड़ी खुशी से कामनी के इशारों पर नाचने लगा और बिल्कुल बीवी का गुलाम बनकर रह गया। इसी तरह शादी को 1 साल गुजर गया। साल गुजरने के बाद भी कामनी में औलाद के आसार नजर न आए तो औरतों ने अपनी आदत के मुताबिक बातें बनाना शुरू कर दी कि क्या वजह है अभी तक औलाद नहीं हुई। इसके जवाब में कामनी हंसकर टाल जाती और बरकत कहता कि जल्दी क्या है, जब ऊपर वाले को मंजूर होगा औलाद भी हो जाएगी। वो लोगों के सामने तो ये बात हंसी मजाक में टाल देते थे, लेकिन तन्हाई में परेशान हो जाते थे। मर्द चाहे अपनी औरत का गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये बात कभी भी सुनना पसंद नहीं करता कि इसमें कोई कमजोरी या कमी है। यहाँ भी यही हुआ। बरकत ने कामनी से कहा कि वो किसी सियानी से अपना मुआयना करवाए। यहाँ मैं बता दूं कि उन वक्तों में लेडी डॉक्टरों, मैटरनिटी होम वगैरह का तस्वुर भी नहीं था। दाइयाँ ही औरतों को देखा करती थीं और ये अपने काम में इतनी महारत रखती थीं कि ये सिर्फ देखकर ही बता देती थीं कि लड़का होगा या लड़की। बहरहाल कामनी ने भी अपना मुआयना करवाया गांव की एक माहिर दाई से, तो उसने बताया कि तुझमें कोई कमी नहीं है। अब हुआ ये कि बरकत ने हकीम साहब को अपने बारे में बताया कि मेरे घरवाली के औलाद नहीं होती है। यह हकीम मुझे बहुत सियाना लगा। उसने बरकत को समझाया था कि बाज़ औक़ात मर्दों में कमी होती है, इसलिए वो इलाज कराने में अपनी हिचक महसूस नहीं करे। इस हकीम ने बरकत को कुछ दवाइयाँ दी और उससे कहा कि 6 माह मुसलसल दवाई के इस्तेमाल से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बरकत ने दवाई इस्तेमाल करना शुरू करी। इस वक्त इनकी शादी को 2रा साल होने वाला था। बरकत को अभी दवाई इस्तेमाल करते 2 माह ही हुए थे कि कामनी ने इसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। बरकत को हकीम की बात याद आ गई कि ये जो है दवाई 6 माह तक खाओगे तभी तुम इस काबिल हो सकोगे। बरकत की सारी खुशी खाक में मिल गई और उसकी जगह उसे शक और वहम के बिच्छू ढक मारने लगे। वो ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहता था कि कामनी से धोखा दे रही है, लेकिन हकीकत किसी खौफनाक नाग की तरह फन फैलाए इसके सामने मौजूद थी। इसे कामनी से पागलपन की हद तक मोहब्बत थी। उसने अपने आप को ये फरेब भी देने की कोशिश की कि हो सकता है 2 माह दवाई के इस्तेमाल से वो ठीक हो गया हो। लेकिन जब हकीम से वो मिला और उसने इस सिलसिले में पूछा तो हकीम ने कहा कि ये नामुमकिन है, क्योंकि असल दवा जो है वो 6 माह तुम्हें ये दवा इस्तेमाल करने के बाद देनी थी मुझे। हकीम की बात सुनकर बरकत को यकीन हो गया कि कामनी किसी के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात रखती है। उसने फैसला कर लिया कि वो इस बात का सुराग लगाएगा कि वो कौन है जिससे कामनी के ताल्लुकात हैं। अब वो इस टोह में रहने लगा। अक्सर वो किसी न किसी बहाने वक्त बेवक्त घर आ जाता, मगर उसने हर बार कामनी को घर में मौजूद पाया। इन दिनों वो बेहद चिड़चिड़ा हो गया था और कई बार इसकी कामनी के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हुई। इसकी हालत ये थी कि वो बैक वक्त कामनी से मोहब्बत भी करता था और नफरत भी। बरकत ने जब कई मर्तबा दिन को घर में आके देख लिया कि कामनी घर में मौजूद होती है, तो उसे ख्याल आया कि वो ज़रूर रात को घर से निकलती होगी या फिर जब वो हवाइज ज़रूरिया से फारिग होने के लिए खेतों में जाती है। ये सोचकर उसने रात को कामनी का ताक़ुब करने का फैसला कर लिया। वो रातों को उसके पीछे पीछे गया, मगर कामनी ने कोई मशकूक हरकत ना की। तीसरे दिन उसने सोचा कि अगर आज भी उसे कोई सुराग न मिला तो वो कामनी पर शक करना छोड़ देगा। इस दिन वो काफ़ी फासला रखकर कामनी और दारू के पीछे जा रहा था। रात का वक्त था, हर तरफ खेत और दरख्त थे, इसलिए उसे ताक़ुब करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि गुज़िश्ता दिनों की निस्बत इस दिन कामनी और दारू काफ़ी दूर निकल आई थीं। काफ़ी आगे जाकर जहाँ खेत ख़त्म हो जाते थे, वहाँ दारू एक खेत के अंदर चली गई और कामनी हंसती हुई दूसरी तरफ चली गई। बरकत उसके ताक़ुब में रहा। आगे जाकर कामनी का रुख कब्रिस्तान की तरफ हो गया और फिर एक टीले के पीछे जाकर वो गायब हो गई। बरकत बड़ी एहतियात से टीले के करीब चला गया और एक दरख्त की ओट से देखा। इसे जो कुछ नजर आया वो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने देखा कि कामनी एक नौजवान के साथ बैठी हुई है और उनकी आदत और सकनात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये देखने के बाद वो सब कुछ समझ गया कि ये हद से गुजर चुके हैं। वो वापस गांव की तरफ चल पड़ा। वो चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। कामनी को देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता था।
इसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता था। उसके दिल में ये ख्याल भी आया कि फौरन कामनी को तलाक दे दे, मगर जब उसे ये ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत बीवी से हाथ धो बैठेगा तो उसने इरादा बदल दिया। फिर उसने सोचा कि वो इस तरफ से आंखें बंद कर ले, उसकी मर्दानगी का भरम भी कायम रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में उसने बेगैरत बन जाने का सोचा था। सीधी सी बात है, जब किसी इंसान की गैरत मर जाती है तो वो बुज़दिल भी हो जाता है। फिर एक दिन बरकत के जहन में इनकलाब पैदा हो गया। वो वाक़या ये था कि एक दिन बरकत घर में मौजूद था। कामनी किसी काम से दारू के घर गई हुई थी। बरकत ने घर में एक मुर्गा और 3 मुर्गियां पाल रखी थी जो इस वक्त सहन में फिर रही थीं। अचानक किसी हमसाया का मुर्गा खुले दरवाजे से इसके सहन में आ गया और मुर्गियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बाहर से आने वाला मुर्गा खासा सेहतमंद था और उसके मुकाबले में बरकत का मुर्गा कमज़ोर था। लेकिन बरकत ये देखकर हैरान रह गया कि उसका कमज़ोर सा मुर्गा बाहर से आने वाले मुर्गे पर बाज की तरह झपट पड़ा और दोनों में खूंरेज़ जंग छिड़ गई। जो बरकत का जो मुर्गा था कमज़ोर होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहा था और उसके खून निकलना शुरू हो चुका था। मुर्गे ने पर फड़फड़ाकर एक जोरदार बांग दी और उसके ऊपर दोबारा से झपटने लगा। पड़ोस का मुर्गा ये सब देखकर भागने पे मजबूर हो गया। बरकत के दिल में ये ख्याल आया कि मैं इंसान हूँ लेकिन इस मुर्गे से भी बदतर हूँ। एक जानवर होकर उसने अपनी 3 बीवियों को किस तरह जान पर खेल कर हिफाजत की है और एक मैं हूँ कि मुझसे एक बीवी भी नहीं संभाली जाती। इस वाक़ये के चंद दिन बाद ही कामनी ने बरकत से कहा कि वो इसे मेला दिखा लाए। बरकत इसे साइकिल पर बिठाकर मेले की तरफ चल पड़ा। वो साइकिल चला रहा था लेकिन उसके दिमाग में कशमकश जारी थी और कि वो कामनी को छोड़ दे या बेगैरत बना रहे। कभी मोहब्बत नफरत पर गालिब आ जाती, लेकिन उस दिन नफरत का गुलबा दिमाग को चढ़ रहा था और एक तरफा मोहब्बत दम तोड़ रही थी। फिर उसके जहन में मुर्गे वाला वाक़या आ गया और नफरत का जहर पूरी तरह हावी हो गया। ये वो लम्हा थे जब बरकत ने फैसला किया कि वो बेगैरत बनकर जिंदा नहीं रहेगा और कामनी का गला दबा देगा। इसने सोचा जब भी मौका मिला वो कामनी का गला घूंट देगा और इसके बाद उसको भी कत्ल कर देगा जो उसका साथी है और इसके बाद खुद फांसी चढ़ जाएगा। वो इन्हीं सोचों में गुम था और साइकिल नहर के पुल पर चढ़ चुकी थी कि अचानक मुखालिफ सिमत से एक बैलगाड़ी बड़ी तेजी से साइकिल पर चढ़ दौड़ी। बैल खौफजदा और भड़के हुए नजर आ रहे थे। आनन फानन में बैलगाड़ी सर पर आन पहुंची। उससे बचने की एक ही सूरत थी कि साइकिल को पुल पर से नहर में गिरा दिया जाए और उसने यही किया। साइकिल के साथ साथ दोनों भी नहर के अंदर गिर गए। कामनी खौफजदा होकर हाथ पांव मारने लगी और चीखने लगी। 2-4 गोते खाने के बाद जब बरकत तड़प कर कामनी को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा तो कामनी ने घबराकर उसे पुकारा, मुझे बचा लो बरकत, मैं मर जाऊंगी, हाय मेरा बच्चा। बरकत ने सुना कि हाय मेरा बच्चा तो वो दोबारा पागल हो गया। उस पर ऐसी दीवानगी तारी हुई कि उसे कुछ होश न रहा। बस उसे यही महसूस हो रहा था कि हर तरफ पानी के छींटे उड़ रहे हैं। कामनी तड़प रही है, हाथ पांव मार रही है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कामनी की गर्दन उसके हाथों में है और कामनी मर चुकी है। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई इंसान नजर न आया। बहुत दूर लोग खेतों में काम कर रहे थे। उसने शोर मचाकर इन सबको इकट्ठा कर लिया और बताया कि वो और उसकी घरवाली किस तरह नहर में गिर पड़े थे और उसकी घरवाली डूब जाने की वजह से मर गई है। लोगों ने अफसोस का इजहार किया और कामनी की लाश उसके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। इस दौरान में बरकत रोता रहा और उसका ये रोना बिल्कुल असली था। वो दोहरे किरदार का मालिक बन गया था। वो कामनी से मोहब्बत भी करता था और नफरत भी। कब कत्ल को वाकई एक लम्हे का पागलपन जो कहा गया है तो वो ठीक ही कहा गया है। मैं बरकत से फारिग हुआ तो कुछ देर आराम करने के लिए आंखें बंद करके सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि मेरे पठान एएसआई ने हाजिर होकर मुझे बताया कि वो कमाले को ले आया है। मैंने इससे कहा कि वो कमाले को मेरे पास ले आए। जरा ही देर बाद एएसआई एक खूबरू जवान आदमी को गर्दन से दबोचे मेरे पास ले आया। ये कमाला था। मैंने इससे पूछा कि क्या इसे मालूम है कि कामनी नाम की एक औरत पिछले दिनों नहर में डूबकर मर गई थी। उसने जवाब दिया कि उसे मालूम है और ये खबर दूर दूर के देहातों में फैली हुई है। तुम्हें तो बहुत अफसोस हुआ होगा कामनी के मरने का, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा।
मेरा इससे क्या वास्ता जी, उसने घबरा कर कहा। मेरी वो क्या लगती थी जो मुझे अफसोस होता? मैंने सुना है कि तुम इतनी दूर से उससे मिलने आते थे। मैंने कहा, तुम्हारी उसकी बड़ी दोस्ती थी। आपने गलत सुना है जी, उसने कहा, मैं तो उसको जानता भी नहीं। ऐसा ही कमाले के पीछे खड़ा था। मैंने आंखों ही आंखों में से इशारा किया कि इसकी तबीयत जरा साफ कर दे। एएसआई ने वहीं से उसके बाल मुट्ठी के अंदर जकड़े और इतनी जोर से पीछे को झटका दिया कि वो लड़खड़ाता हुआ पीछे को जा गिरा। अभी वो उठ ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर पड़ा और वो फिर गिर पड़ा। कमाल अच्छा खासा सेहतमंद जवान था, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उस पर लर्जा तारी हो गया था और मुंह से बात नहीं निकल रही थी। मुझे इस बदकार पर जरा भी रहम न आया। इसकी वजह से एक औरत कत्ल हो गई थी। अब बताओ, कामनी से तुम्हारे ताल्लुकात थे या नहीं? मैंने जरा सख्ती से कहा। अगर अब भी झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी इस माँ दारू को बुला लूंगा जो तुम्हारी मुलाकातें कराती थी। उसने तस्लीम कर लिया कि उसके कामनी के साथ ताल्लुकात थे और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने भी वही बातें सुनाई जो मुझे पहले दारू सुना चुकी थी। इसलिए यहाँ कमाल का बयान ज़रूरी नहीं है। मैंने उससे बयान लेकर दस्तखत करवा लिए। मैंने केस मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया। मैंने बड़ा मजबूत केस तैयार किया था। इसमें एनी शाहिद का बयान, कमाले का बयान, दारू का बयान और इस हकीम का बयान भी शामिल था जिसके पास बरकत काम करता था और उससे दवाई भी खा रहा था। उसके अलावा मुलजिम का इकबाली बयान भी था। अदालत में बरकत अपने बयान पर कायम रखा। दूसरे लोगों के बयान और एनी शाहिद लड़के की गवाही की रोशनी में जज ने मुलजिम बरकत को सजाए मौत का हुक्म दिया। बरकत के वकील ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि उसका मुवक्किल मकतूला की बेराह रवी की वजह से ज़हनी अजियत का शिकार हो गया था और आखिर एक रोज़ इसी अजियत के आलम में इश्तिहाल में आकर उसने अपनी बदकार बीवी का गला घूट दिया। जज ने इसके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए बरकत की सजाए मौत मुअत्तल कर दी और कम करके सिर्फ 7 साल सजाए कैद का हुक्म दे दिया।